हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको BANS 184 पब्लिक हेल्थ एंड एपिडेमियोलॉजी करवाऊंगी। सॉरी, इसकी प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा सा ना गड़बड़ सी लगती है मुझे। आज बच्चा हम लोग करेंगे ये जो हमारा टॉपिक है पब्लिक हेल्थ। अगर आपको BA के बाकी के सब्जेक्ट्स अपने देखने हैं, जैसे कि सोशोलॉजी है, पॉलिटिकल साइंस है, ऐसे अगर आपको अपने बाकी के इग्नू के एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन करनी है इंग्लिश जैसे सब्जेक्ट्स की, तो आप एक दूसरा चैनल है मेरा जिसमें मैं इसकी प्रिपरेशन करवाती हूँ इग्नू एग्ज़ाम्स के नाम से। उसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। आप बाकी के चैप्टर्स वहाँ से कर सकते हैं। आपके जो बाकी के टॉपिक्स हैं, इस वाले चैनल पे सिर्फ आपको साइंस रिलेटेड वीडियोस मिलेंगी। जैसे ये पब्लिक हेल्थ है और हेल्थ और बायो थोड़ा आपस में कॉन्ट्रैक्ट है उसका, तो इस वजह से मैं आपको यहाँ पे सिर्फ साइंस रिलेटेड जो टॉपिक्स हैं, आपके जो BSc के सब्जेक्ट्स होंगे, वो मैं यहाँ पे अपलोड करूँगी। सो देखिए, आज का हमारा टॉपिक है पब्लिक हेल्थ एंड एपिडेमियोलॉजी। ओके, सो बच्चा ये इसका कवर पेज है। स्टार्ट करेंगे। ये बुक की फर्स्ट रिकॉर्डिंग मैं आपकी कर रही हूँ, BANS 184। यहाँ पे आपको वेट अ मिनट, ये आप बुक का इंट्रो दे रखा है। यहाँ पे देखिए, ये इसका इंडेक्स है जिसमें इस बुक को आपके ब्लॉक 1, ब्लॉक 2, ब्लॉक 3, 3 ब्लॉक्स में इसको डिवाइड किया गया है और इन टोटल आपको 10 यूनिट्स गिवन है। आज हम इसकी फर्स्ट यूनिट करेंगे एपिडेमियोलॉजी। बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसमें से आपका क्वेश्चन आएगा 101%, इस बात की श्योरिटी है। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, यहाँ पे ये बुक का आपका फर्स्ट यूनिट 1 है। इस यूनिट 1 में आपको ये सारे टॉपिक्स पढ़ने को मिलेंगे, बट बिल्कुल मैंडेटरी नहीं है कि आपको ये सारे टॉपिक्स करने हैं। मैं आपको इतना करवा दूँगी इस बुक का कि आप अपने एग्ज़ाम को अच्छे से अटेम्प्ट कर पाएँ। एटलीस्ट ये होगा कि जो क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चंस है ना, वो देख के आपको ये नहीं लगेगा कि हाँ, हम कहाँ आ गए या कौन सा पेपर आपसे पूछा गया है। सो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे फर्स्ट देखिए इसका इंट्रोडक्शन, कि ये जो सब्जेक्ट है ना हमारा एपिडेमियोलॉजी, ये है क्या, एक्चुअल में इसको क्या कहते हैं, किसकी रिलेटेड स्टडी हम इसमें करते हैं। तो ये एक ग्रीक वर्ड से डिराइव किया गया है, एपी और डिमोस। दो वर्ड्स का ये कॉम्बिनेशन है। एपी का मतलब होता है अपन और डिमोस का मतलब होता है पीपल, और लोगोस का मतलब क्या होता है, स्टडी, किसी चीज़ को पढ़ना। जैसे यहाँ पे लिखा है ना लास्ट में लॉजी, तो ये चीज़ क्या है, मेथोडोलॉजी आपने पढ़ा होगा, सोशोलॉजी पढ़ा होगा। तो ये जो लॉजी वर्ड है ना, ये क्या बताता है कि आप किसी चीज़ की स्टडी करें, किसी चीज़ को पढ़ पा रहे हैं। अगर हम इसका कलेक्टिव मीनिंग देखें तो स्टडी अपॉन पीपल, जहाँ पे हम लोगों के बारे में पढ़ते हैं। अब ये जो है, ये ब्रांच है किसकी, साइंस की है, क्योंकि इसमें ह्यूमन हेल्थ है, उसके इम्पैक्ट हैं, डिजीज़ हैं, उनसे रिलेटेड टॉपिक्स आपको यहाँ पे गिवन है। कोई भी बुक स्टार्ट करने से पहले आपको मेक श्योर करना है उस बुक का जो कवर पेज है, जो उस बुक का नाम है, उससे रिलेटेड 2 से 3 क्वेश्चंस आपको अपनी पूरी बुक से प्रिपेयर करने हैं, क्योंकि इग्नू का ये एक बहुत ही कॉमन पैटर्न है जिसमें आपका बुक से रिलेटेड डायरेक्ट क्वेश्चंस वो लोग पूछ लेते हैं। तो बच्चा, यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ एपिडेमियोलॉजी, तो ये क्या होता है। तो इसका आंसर आपको मिलेगा पेज नंबर 9 और 10 के ऊपर। यही जो मैं आपको पेज आपको दिखा रही हूँ, पीछे मैंने आपको थोड़ा इंट्रो दिखाया है, बाकी आप यहाँ पे देखिए। is defined as a study of distribution and determinants health related states or events in specified population। जैसे मान लीजिए यहाँ पे क्या है, एक ना एरिया मैंने टारगेट कर लिया कि जहाँ पे 100 से 200, मैंने एक बहुत छोटा नंबर आपके लिए लिया है। मान लीजिए कि इतने लोग उस एरिया में रह रहे हैं और उनकी जो चीज़ें हैं उनके बारे में मैं पढ़ रही हूँ, उनके हेल्थ रिलेटेड जो सिम्टम्स हैं कि टाइम के साथ में उसमें क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं, कैसे वो चीज़ें कर रहे हैं, टैकल कर रहे हैं। जैसे आपने पढ़ा होगा कभी और देखा भी होगा कि होता क्या है, जैसे ये जो मेडिसिन्स वगैरह, इनसे रिलेटेड आपने मूवीज़ में देखा होगा कि जब डॉक्टर्स या जो साइंटिस्ट हैं वो नया ड्रग या फिर मेडिसिन जब बनाते हैं, तो उसको ना कुछ लोगों के ऊपर ट्राई करते हैं कि उसका क्या इफ़ेक्ट है, फिर उसको मार्केट में लाया जाता है। ये यूजुअली आपने नेगेटिव जो साइड है उस साइड पे ज़्यादा देखा होगा, नेगेटिव साइड से। जैसे जो ये मूवीज़ होती हैं जहाँ पे ये विलन के जो कैरेक्टर होते हैं, उसमें ये आपने ज़्यादातर देखा होगा कि जो सस्ती दवाइयाँ हैं या फिर नेगेटिव जो लोगों को डैमेज करने के लिए, पॉपुलेशन को नेगेटिव इफेक्ट डालने के लिए ऐसी दवाइयाँ बना देते हैं, और फिर उसके बाद में कॉमन जो आदमी होते हैं, जो स्पेशली जो पुअर पीपल होते हैं, उनको उठा के ले आते हैं और फिर उन पे उस मेडिसिन का टेस्ट करते हैं, उस ड्रग का टेस्ट करते हैं कि किस लेवल पे वो डैमेज कर सकता है। या फिर ये जो ऐसे केसेस
केसेस होते हैं जिसमें मेडिसिन को टेस्ट किया जाता है, तो वो यूजुअली एनिमल्स को पिक कर लिया जाता है, जो स्ट्रीट एनिमल्स होते हैं जिनकी कोई वैल्यू ज़्यादा नहीं करता। तो यही चीज़ यहाँ पे है कि एक ऐसी स्टडी, इसमें हेल्थ रिलेटेड जो स्टेट्स हैं, इवेंट्स हैं, एक स्पेसिफाइड पॉपुलेशन को टारगेट किया जाता है और उनमें इसकी स्टडी करी जाती है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। अब इसकी डेफिनेशन आप आराम से यहाँ पे दे सकते हैं कि जैसे कोई डिजीज़ हो जाए तो अब वो स्प्रेड हो रही है, अब उसके लिए जैसे कोविड का टाइम था तो हमें जो वैक्सीन्स लगी वो पूरी पॉपुलेशन को सेम लगी, लेकिन उससे पहले उसको कुछ लोगों पे टेस्ट किया होगा कि क्या वो सर्वाइव कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, और ऐसी चीज़ें न्यूज़ में भी नहीं आती हैं। तो ये चीज़ होती है हमारी एपिडेमियोलॉजी के अंदर। अब इसके पॉजिटिव साइड भी होते हैं, नेगेटिव साइड भी होते हैं। कई बार डिजीज़ इतनी ज़्यादा ज़रूरी होती हैं और इतनी ज़्यादा अच्छी हो जाती हैं कि वो जिस पर्टिकुलर पर्सन पे या एनिमल पे टेस्ट करी गई है उनकी इम्यूनिटी बढ़ जाए, उनकी लाइफ जो है उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट आ जाती है। और कई बार इसके नेगेटिव इम्पैक्ट्स भी होते हैं कि उनको नेगेटिवली चीज़ें फेस करनी पड़े, उनको उनकी हेल्थ पे थोड़ा हेल्थ हज़ार्डस हो जाए, तो ये इश्यूज़ आपको यहाँ पे लिख सकते हैं। तो यही है हमारी इसकी डेफिनेशन। आप यहाँ पे देख सकते हैं पेज नंबर 9 और 10 पे इसका आंसर आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास में यहाँ पे देखिए कुछ हिस्ट्री आपको दे रखी है। जैसे हम बाकी के सब्जेक्ट्स में जैसे पढ़ते हैं ना, डेफिनेशंस आपको गिवन है, लाइक कोई एक टर्म है, डिफ़िकल्ट सी टर्म है, फॉर एग्जांपल मैंने आपको रैंडम ऐसे मैं बोल रही हूँ कि जैसे साउंड है, उसकी डेफिनेशन सबके लिए अलग अलग हो सकती है, तो अलग अलग साइंटिस्ट ने उसकी अलग अलग डेफिनेशन दे दी। आप जब केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, एटम्स पढ़ते हैं, थ्योरीज पढ़ते हैं, ऑर्बिटल थ्योरी पढ़ते हैं, अटोमिक थ्योरी पढ़ते हैं, तो वहाँ पर आप कई साइंटिस्ट के नाम पढ़ते हैं। इवन जब हम जैसे हमारी पीरियोडिक टेबल है उसको जब आप पढ़ते हैं, आधुनिक जो आवर्त सारणी है, तो उससे आने से पहले बहुत सारे साइंटिस्ट के बारे में आपने पढ़ा होगा। तो ऐसे ही बच्चा हमारे पास हिस्ट्री है एपिडेमियोलॉजी की, ये कब से लेके और अभी तक जो भी इसमें इवेंट्स चलते जा रहे हैं, किसने क्या क्या डिफ़ाइन किया, क्या चीज़ें उसमें ऐड करते गए, तो ये आपको लिस्ट गिवन है। और मेरा पर्सनल सजेशन है, बिल्कुल आपको लर्न करने की ज़रूरत नहीं है, टाइम नहीं है, क्योंकि दिसंबर में एग्ज़ाम है और नवंबर में तो मैं आपको रिकॉर्ड करके ये वीडियो दे रही हूँ। बट हाँ, अगर आपके पास में टाइम है और ये बुक आपको इग्नू से रिसीव हो चुकी है, तो आप मेक श्योर करिएगा कि इस लिस्ट को जितना भी हो सकता है आप मैक्स टू मैक्स यहाँ पे पढ़ लें ये सारे साइंटिस्ट के बारे में। ज़्यादा भी नहीं तो थोड़ा बहुत तो आपको ईयर वाइज पता होना चाहिए। सो यहाँ पे देखिए स्टार्टिंग है 400 BC से लेके और आपका 2019 तक का डेटा यहाँ पे गिवन है। ये देख सकते हैं आप यहाँ से, ये जो कोविड का टाइम आया था ना उसके टाइम से यहाँ तक का डेटा आपको गिवन है। इसके बाद में नेक्स्ट हमारे पास में क्वेश्चन आता है, चेक योर प्रोग्रेस, ही मैं आपको करवा रही हूँ डायरेक्ट यहाँ पे। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक मिनट। यहाँ पे देखिए आपको ना टाइप्स ऑफ एपिडेमियोलॉजिकल स्टडीज़ को डिस्क्राइब करना है। ओके, तो ये हमारा चेक योर प्रोग्रेस का चेक योर प्रोग्रेस 2 का क्वेश्चन है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बहुत सारी आपको ना रैंडम स्टडीज़ दे रखी हैं, लेकिन आपको क्या ध्यान रखना है, देखिए टाइप्स ऑफ स्टडी डिज़ाइन आपको गिवन है। अब यहाँ पे हमारे पास इसकी 2 कैटेगरीज़ में डिवाइड किया गया है, एक है ऑब्जर्वेशनल स्टडीज़ और एक होता है एक्सपेरिमेंटल स्टडी। एक्सपेरिमेंटल स्टडी का मतलब हो गया जहाँ पे कुछ प्रैक्टिकल रिलेटेड वर्क हो गया, और ऑब्जर्वेशनल स्टडी का मतलब हो गया कोई चीज़ को आप ऑब्जर्व करे जा रहे हैं, और ये दोनों चीज़ें आपस में रिलेट करती हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने एक सीड लिया, ओके, आपने उस सीड को, उस बीज को मिट्टी में डाल दिया, तो वो क्या हो गया बच्चा, आपका एक्सपेरिमेंट हो गया। जैसे आपने जेनेटिक्स पढ़े होंगे जिसके अंदर जो एक क्रॉप के साथ दूसरी क्रॉप को मर्ज कर दिया जाता है कि कुछ बेटर आपको मिले, जैसे ब्राउन राइस आपने खाए होंगे, या फिर जो राइस है उनको उसमें और चीज़ें मिक्स कर दी जाती हैं, क्योंकि राइस एक ऐसा ग्रेन है, एक ऐसा फूड है जो हमारी कंट्री में बहुत ज़्यादा खाया जाता है, सब उसको अफोर्ड कर सकते हैं, तो उसको मल्टीपर्पज़ से जो बैलेंस डाइट नहीं ले पाते उनके बेसिस पे उसकी जो कैटेगरी है, उसका जो टेक्सचर है, उसको थोड़ा एनहेंस कर दिया जाए। तो ये चीज़ क्या हो गई, जैसे आपने बीज को मिट्टी में डाला तो ये आपका एक्सपेरिमेंट हो गया। फिर आप उस बीज को ना ऑब्जर्व कर रहे हैं डे बाय डे कि अभी वो सीड से बाहर निकला है। ऐसे यूट्यूब शॉर्ट्स में ना आपने देखा भी होगा कि सीड बाहर निकल रहा है, सीड ग्रो कर रहा है, फिर धीरे 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 वो प्लांट बन रहा है, प्लांट से फिर वो ट्री में कन्वर्ट हो रहा है, फिर डेथ हो रही है। डेथ का मतलब सारी लीव्स गिर गई और जो ब्रांच है वो सूख चुकी हैं, प्लस जो स्टेम है, जो तना है, उस पर बहुत सारे ट्रंक्स बन गए, बहुत सारे ऐसे मार्क बन गए हैं। तो ये चीज़ें क्या है, एक्सपेरिमेंटल स्टडीज़ होती हैं, और एक होती है बच्चा हमारी ऑब्जर्वेशनल स्टडी। तो यहाँ पे 2 कैटेगरीज में इसको डिवाइड किया गया है। अभी हम इस फर्स्ट क्वेश्चन के आंसर के लिए हम लोग ऑब्जर्वेशनल स्टडी पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पे देखिए
ऑब्जर्वेशनल स्टडी का यहाँ पे आपको थोड़ा इंट्रोडक्शन दे रखा है। ऑब्जर्वेशनल स्टडी में यहाँ पे इसके दो टाइप्स होते हैं, एक होता है डिस्क्रिप्टिव और एक होता है एनालिटिकल स्टडी। दोनों ही स्टडी हम देखेंगे। पहले हम पढ़ते हैं डिस्क्रिप्टिव स्टडी। डिस्क्रिप्टिव स्टडी में भी हमारे दो टाइप्स होते हैं, एक होता है केस रिपोर्ट और एक होता है केस सीरीज़। रिपोर्ट का मतलब क्या हो गया, जहाँ पे अनयूजुअल सिम्टम्स हैं, साइंस है, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, डेथ है, उनको ना एक क्लिनिकल प्रैक्टिस के टाइम पे आपने ऑब्जर्व किया और उसको रिप्रेजेंट किया। जैसे जो कोविड का टाइम अभी स्प्रेड हुआ था तो उसमें कुछ केसेस आए होंगे ना, तभी तो डॉक्टर्स को पता चला कि हाँ ये कुछ नई बीमारी स्प्रेड हो रही है जिसके सिम्टम्स हमने आज से पहले नहीं देखे। जैसे मान लीजिए अभी ना मौसम चेंज हो रहा है तो थोड़ा बहुत खांसी ज़ुकाम आपको होगा तो आपकी मम्मी को पता होता है, आपके जो पेरेंट्स हैं उनको पता है कि नॉर्मल सा खांसी ज़ुकाम है, आपको टैबलेट सिरप या कुछ दे दिया जाता है होम्योपैथी टाइप में घर पे ही कि आप ठीक हो जाएं। लेकिन जब वो थोड़ा बढ़ जाए तो आपको डॉक्टर के पास उसका ट्रीटमेंट लेना पड़ता है। ऐसे ही जब डॉक्टर्स के पास में ये सिम्टम्स, ये केसेस गए होंगे तो उनको कुछ नया लगा होगा, उसको उन्होंने ऑब्जर्व किया होगा, साइंस को पहचाना होगा, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स देखी होंगी। तो बच्चा ये चीज़ होती है हमारी केस रिपोर्ट, जो कि कोई न्यू क्लिनिकल डिजीज़ है या फिर कुछ ऐसी अनवांटेड सिम्टम्स हैं या अनवांटेड कंडीशन है, तो उस चीज़ को आइडेंटिफाई करने के लिए, उसको डिफाइन करने के लिए थोड़ी सी क्या हो जाती है, हेल्पफुल हो जाती है। सेकंड पॉइंट आता है बच्चा हमारे पास केस सीरीज़। केस सीरीज़ में क्या चीज़ आती है, जैसे कोई केस है डेथ का है जो जिसकी कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स हो। मान लीजिए एक हॉस्पिटल में 2 से 3 पेशेंट आ रहे हैं, दोनों की सेम कैरेक्टरिस्टिक्स थी, दोनों के सेम सिम्टम्स थे कि दोनों को सेम तरीके से फीवर हुआ, वॉमिट हुई, फिर रैशेज हुए। तो ये क्या है, सेम सिम्टम्स है। तो डॉक्टर ने देखा कि पहला केस आया उसकी डेथ इस तरीके से हुई, दूसरे केस में भी ऐसे ही डेथ हो रही है, फिर 3-4 केसेस में रेगुलर ऐसे डेथ हो रही है। तो ये क्या होता है, केस सीरीज़ होता है, जहाँ पे एक सिंगल या फिर जो ग्रुप क्लिनिकल्स होते हैं वो उसको आइडेंटिफाई करते हैं सिम्टम्स को। एक हॉस्पिटल में सेम सिचुएशन चल रही है, दूसरे हॉस्पिटल में भी सेम, तो वो मिलके उस चीज़ को ऑब्जर्व कर लेते हैं। तो ये चीज़ होती है हमारी केस सीरीज़। तो ये भी सेम चीज़ है, ये जो नए केसेस होते हैं, स्पेक्ट्रम्स होते हैं, सिम्टम्स और साइंस के होते हैं, उनको आइडेंटिफाई, हिस्ट्री ऑफ डिजीज़ को आइडेंटिफाई करने के लिए ये केस सीरीज़ आती हैं। इसको ना आप सीधा सीधा कोविड से रिलेट कर सकते हैं। जैसे अभी जो कोरोना वायरस का टाइम चला था तो उसमें बहुत सारी ऐसी जो डिज़ीज़ थी जो बहुत पहले कभी हुई थी, तो वो डिज़ीज़ तक आपने देखी होंगी, गूगल पे आती थी और आपके पास पिक्चर्स उनकी अपलोड होती थी, तो आपको पता चला कि हाँ भाई ऐसा कुछ कुछ चीज़ें हमारे पास होती हैं। तो ये हो गया बच्चा आपका डिस्क्रिप्टिव स्टडी, जिसमें केस रिपोर्ट और केस सीरीज़ आता है। फिर उसके बाद में आता है नेक्स्ट हमारे पास एनालिटिकल स्टडी। एनालिटिकल स्टडी में 4 टाइप्स हैं, डिस्क्रिप्टिव में आपके 2 टाइप्स होते हैं। हाँ, एनालिटिकल स्टडी में आपके देखिए 4 टाइप्स हैं। पहला आता है आपका इकोलॉजिकल स्टडी। इकोलॉजिकल स्टडी जो है ये होता है जिसमें कि जो आउटकम फ्रीक्वेंसी हो गई या लेवल ऑफ एक्सपोजर हो गया ना, वो कहाँ पे है, ग्रुप्स के अंदर है, इन बिटवीन पॉपुलेशन। जैसे एक एरिया है, स्पेसिफाइड एरिया है जहाँ पे कुछ लोग रह रहे हैं, 50-60 लोग, और वहाँ पे आपने देखा कि जो बीमारी है वो आपकी ग्रुप में फैलती हुई जा रही है, तो ये चीज़ होती है। इसके अलावा जो ग्रुपिंग होती है वो किस बेसिस पे करी जाती है, प्लेस हो गया, बर्थ प्लेस हो गया, रेजिडेंस, फैक्ट्री, स्कूल, सोशो इकोनॉमिक स्टेटस हो गया, टाइम, और बाय मिक्सिंग प्लेस एंड टाइम की एक पर्टिकुलर टाइम पे एक पर्टिकुलर प्लेस पे लोग थे, उन सबको वहाँ पे वो चीज़ सेम फील होने लगी, सेम सिम्टम्स दिखने लगे, तो ये चीज़ होती है हमारी इकोलॉजिकल स्टडी। और इकोलॉजिकल स्टडी जो है उसका यूज़ किया जाता है जनरेशन ऑफ हाइपोथेसिस के अंदर। नेक्स्ट स्टडी आती है हमारी केस कंट्रोल स्टडी। केस कंट्रोल स्टडी का मतलब होता है इसमें इन्वेस्टिगेट करना, जैसे कि डिजीज़ सूटेबल फॉर स्टडिंग आर रेयर एंड लॉन्गर ड्यूरेशन, जैसे क्रॉनिक डिजीज़ होती हैं, कॉस्ट इफेक्टिव होती है, रिक्वायर लेस नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स, ईजी टू परफॉर्म, नो रिस्क इज डन टू सब्जेक्ट्स, मल्टीपल रिस्क फैक्टर्स कैन बी स्टडीड एट द सेम टाइम। केस कंट्रोल स्टडीज़ का मतलब होता है यहाँ पे ना थोड़ा टाइम मिल जाता है कि आप जगह जगह से, अलग अलग हॉस्पिटल से, अलग अलग एरियाज से, पॉपुलेशन वाइज आप डेटा कलेक्ट कर रहे हैं और उसके बाद में आप उसकी स्टडी को क्या कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं कि हाँ क्या चीज़ की पर्टिकुलर प्रॉब्लम चल रही है, किसकी वजह से ये चीज़ हो रही है। ओके, तो ये पॉइंट्स आपको यहाँ पे लिखने हैं। नेक्स्ट देखिए, क्रॉस सेक्शनल स्टडी होती है। ये एक्सपोजर और आउटकम डिजीज़ दोनों को इन्वेस्टिगेट किया जाता है। कुछ तो एक्सपोज हो गई, मतलब पॉपुलेशन में फैल गई, और कुछ के पॉसिबिलिटीज़ हैं, जैसे कोई एक डिज़ीज़ फैले तो अगर उसका वो बहुत ज़्यादा स्प्रेड हो जाए, जैसे आपने कोविड के टाइम पे देखा था कि कुछ वेव्स बनाई थी कि फर्स्ट वेव है, सेकेंड वेव है, तो पहला जो स्टार्टिंग हुआ वो नॉर्मल हुआ, फिर डॉक्टर्स को आइडिया लगा, साइंटिस्ट को आइडिया लगा कि ये जो डिज़ीज़ है ना ये ईजिली नहीं जाएगी, ये और ज़्यादा डेंजरस हो सकती है। तो ये क्या उसके आउटकम है कि डिज़ीज़ और ज़्यादा कैसे स्प्रेड हो सकती है।
तो ये पॉइंट्स आपको यहाँ पे लिखने हैं। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर आपके पास में बुक नहीं है तो, और अगर बुक है तो बहुत अच्छी बात है, आपको ये आंसर्स में काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिल जाएगी। तो ये हो गया बच्चा हमारा नेक्स्ट आंसर। अभी देखिए ये वाला जो क्वेश्चन था, टाइप्स ऑफ एपिडेमियोलॉजिकल स्टडीज़। अभी देखिए मैं आपको एक चीज़ और बताती हूँ। जैसे ही आपका ना यहाँ पे ये चैप्टर ख़त्म हो रहा है, आप यहाँ देखेंगे समरी आपको गिवन है, इसके बाद ये चैप्टर ख़त्म है। इसके अलावा यहाँ पे कुछ रेफरेंसेस बुक होती हैं, बट बिल्कुल लास्ट में जैसे यूनिट ख़त्म होगी ना, तो वहाँ पे कुछ आंसर्स आपको गिवन होते हैं जो कि आप स्टडी कर सकते हैं। स्टडी इन व्हाट सेंस कि आप हिंट सॉल्यूशंस वहाँ से देख सकते हैं। तो अब जैसे फर्स्ट क्वेश्चन था कि जो एपिडेमियोलॉजी है वो क्या है, उसको आपको डिफाइन करना है, तो आपने फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ से देख लिया। सेकेंड क्वेश्चन क्या है कि जो एपिडेमियोलॉजिकल स्टडी है उसको कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, तो देखिए ऑब्जर्वेशनल हो गया, एक्सपेरिमेंटल हो गया। ऑब्जर्वेशनल स्टडी में 2 टाइप्स थे, मैंने बताया आपको, केस रिपोर्ट, केस सीरीज हो गया, फिर डिस्क्रिप्टिव और एनालिटिक भी हो गया। तो ये क्या है हमारे पास में टाइप्स हो गए। इसके अलावा एक्सपेरिमेंटल स्टडी है उसको भी डिवाइड किया गया अलग अलग पार्ट्स में, तो ये चीज़ें आप ऐसे लिख सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे ये कुछ हिंट सोल्यूशन होते हैं जिसकी आपको आइडिया हो जाए। लास्ट इस क्वेश्चन का आता है डिस्क्राइब द स्टेप्स इन रिस्क एस्टिमेशन। रिस्क एस्टिमेशन ये आपका चेक योर प्रोग्रेस का लास्ट का क्वेश्चन है। आप इसके लिए इस पैराग्राफ को प्रेफर कर सकते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं। और अगर आपको पैराग्राफ ज़्यादा बड़ा लग रहा है, टाइम कम है, तो सिंपल से आप यहाँ पे जाइए लास्ट में और फिर यहाँ पे ये पॉइंट्स आप यहाँ से पिक कर सकते हैं। मेन हेडिंग्स यहाँ से पिक कर लीजिएगा, उसके बाद में आप इसको अपने आप भी लिख सकते हैं। जैसे कि कोई चीज़ है ना, रिस्क एस्टिमेशन कैसे पता लगता है कि कोई बीमारी स्प्रेड हुई है ना, तो वो कितनी ज़्यादा डेंजरस है, और जो डोज उसको पेशेंट को या जो बाकी के जहाँ जहाँ वो स्प्रेड हुई है वहाँ दी जा रही है, उसका रिस्पॉन्स कैसा है, क्या वो वर्क भी कर रही है या नहीं कर रही है। रिस्क को अलग अलग तरीके से कैरेक्टराइज कर दिया गया, जहाँ पे आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये पॉइंट्स आप यहाँ पे लिखेंगे। जैसे कि जो टाइप ऑफ हार्म है और रिस्क हैपन ड्यू टू एक्सपोजर, कि किस तरीके का नुकसान वो उस डिजीज़ से हो सकता है, किस लेवल पे वो डैमेज कर सकती है, इसको मेजर किया जा सकता है। डोज रिस्पॉन्स का मतलब जहाँ पे आप इस चीज़ से डील कर रहे हैं कि जो एडवर्स जो इवेंट है वो उसका एक्सपोजर कैसा है, और जो रिपोर्टेड है अगर वो लो है, मीडियम है, हाई है, मतलब वहाँ पे किस लेवल पे जो बीमारी है वो स्प्रेड हो रही है, क्या नॉर्मल तरीके से उसको ठीक किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता। तो ये पॉइंट्स आपको अपने आंसर में लिखने हैं। तो ये देखिए ये आपकी फर्स्ट वीडियो कंप्लीट हो गई है, और ये एक मेरा इनिशिएटिव है जो कि मैंने अभी जस्ट स्टार्ट किया है। लेकिन जो बीए के कोर्सेज़ हैं, जो बीए के सब्जेक्ट्स हैं, वो तो मैं आपके लास्ट 1 ईयर से इग्नू एग्ज़ाम चैनल पे करवा रही हूँ। बट हाँ, इस पे फिज़िक्स फैंटम पे बीएससी चैनल, बीएससी की जो बुक्स हैं उनको स्टार्ट करने का बस मैंने अभी स्टार्ट किया है, ये ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है। इवन ये इसकी तो फर्स्ट ही वीडियो मैंने रिकॉर्ड करी है। बट हाँ, मैं चाहती हूँ कि आप लोग मुझे इसमें सपोर्ट करें। मेरे पास ज़्यादा मटेरियल अवेलेबल नहीं है। अगर आप में से कोई बुक शेयर करना चाहे मुझे, तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करिएगा, फिर मैं कोई सोल्यूशन निकालती हूँ। जैसे इंस्टाग्राम पे भी आप मुझे कनेक्ट कर सकते हैं, या फिर एक टेलीग्राम चैनल मैं क्रिएट करूँगी जिसमें कि हम एक दूसरे को बुक्स नोट शेयर कर दें, और जिससे कि आपको भी हेल्प मिले। और अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा। कमेंट सेक्शन में मुझे आपके सजेशंस की, आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।